नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। आज हम आनंद यादव की कहानी जूझ के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। ऊपर से देखें तो ये एक लड़के के स्कूल जाने के संघर्ष की कहानी लगती है, लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जूझ सिर्फ हालात से होती है या अपने अंदर की इच्छाओं और बाहर की दुनिया के बीच भी। ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि जूझना शब्द का मतलब ही है एक लगातार संघर्ष। हाँ, और ये कहानी यही दिखाती है कि संघर्ष कोई एक घटना नहीं बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है। पहले स्कूल जाने के लिए, फिर स्कूल में टिके रहने के लिए और आखिर में अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए। तो चलिए इसी प्रक्रिया की पहली परत खोलते हैं। कहानी का नायक, जिसे हम लेखक ही मान सकते हैं, वो स्कूल जाने के लिए बेचैन है। उसे साफ दिख रहा है कि खेती में उसका कोई भविष्य नहीं है। पढ़ाई करेगा, नौकरी मिलेगी, 4 पैसे हाथ आएंगे। हाँ, कुछ सम्मान से जी पाएगा। एक बहुत ही प्रैक्टिकल सपना है। बिल्कुल, ये कोई बड़ा लेखक या कवि बनने का सपना नहीं है शुरू में। नहीं, ये बस गरीबी और अनिश्चितता के उस चक्र से बाहर निकलने का सपना है। लेकिन इस सपने के रास्ते में उसका अपना पिता खड़ा है। दादा। और दादा की सोच तो बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि कोलू अगर जल्दी शुरू कर दें तो गुड़ का दाम अच्छा मिलेगा। यहीं पर मुझे एक बात बहुत दिलचस्प लगती है। स्रोत बताते हैं कि अगर गन्ना खेत में कुछ और दिन रहता तो रस ज्यादा निकलता और गुड़ भी ज्यादा बनता। हाँ, पर दादा को जल्दी पैसे चाहिए। क्या ये सिर्फ एक किसान की सोच है या इससे कुछ और गहरा पता चलता है? देखिए, ये उस दौर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मानसिकता दोनों पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। अच्छा, जहां भविष्य में मिलने वाले बड़े फायदे से ज्यादा आज की छोटी सी जरूरत ज्यादा मायने रखती थी। सर्वाइवल मेंटालिटी। हाँ, एक तरह की सर्वाइवल मेंटालिटी। लेकिन कहानी में एक और परत है। दादा ये सब सिर्फ खेती के लिए नहीं कर रहे। हाँ, ये बात मुझे चौंकाती है। स्रोत साफ कहते हैं कि दादा खुद तो खेत में काम नहीं करता था। बिल्कुल नहीं। वो तो दिन भर गांव में घूमता, रखमाबाई के पास गप्पे मारता। सही बात है। उसने बेटे को पढ़ाई से हटाकर खेती में इसलिए लगा दिया ताकि उसे खुद आवारागर्दी करने की पूरी आजादी मिल जाए। और यहीं पर संघर्ष जो है वो पर्सनल हो जाता है। हाँ, ये सिर्फ 2 पीढ़ियों की सोच का टकराव नहीं है, ये एक पिता के स्वार्थ और एक बेटे के भविष्य का टकराव है। मतलब पिता अपनी आजादी के लिए बेटे की आजादी छीन रहा है। हाँ, ये बहुत ही क्रूर समीकरण है। तो ऐसे में जब नायक हिम्मत करके अपनी पढ़ाई की बात करता है तो दादा को गुस्सा तो 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। और उसकी माँ भी कितनी डरी हुई है। वो अपने पति की तुलना बरहेला सुअर से करती है। जंगली सुअर से। हाँ, मतलब एक जंगली सुअर जो किसी की नहीं सुनता। इस माहौल में वो दोनों एक योजना बनाते हैं। और ये योजना अपने आप में उनकी बेबसी भी कहानी कहती है। कैसे? कि घर का मसला सुलझाने के लिए उन्हें गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति दत्ताजी राव देसाई के पास जाना पड़ता है। अच्छा, मतलब परिवार के अंदर संवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। बिल्कुल, सत्ता एक तरफा है और उसे चुनौती देने के लिए बाहरी सत्ता का सहारा लेना पड़ रहा है। और उस सहारे के लिए भी एक झूठ का ताना बाना बुनना पड़ता है। हाँ, योजना ये बनती है कि माँ दत्ताजी राव को सब सच बताएगी। लेकिन जब दादा को बुलाया जाएगा तो ये जताया जाएगा कि माँ तो बस साग भाजी देने आई थी। हाँ, उन्हें डर है कि अगर दादा को पता चल गया कि ये शिकायत पर हुआ है तो घर में जीना मुश्किल हो जाएगा। ये उस समय की पारिवारिक संरचना पर भी एक टिप्पणी है ना? कि एक औरत और एक बच्चा घर के मुखिया के खिलाफ सीधे नहीं जा सकते। उन्हें सत्ता के एक और केंद्र का सहारा लेना पड़ता है, वो भी बड़ी सावधानी से। वो विद्रोह नहीं कर रहे हैं, एक तरह की कूटनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही कहा, कूटनीति। तो ये कूटनीति काम का साथ दिया। माँ के कहने पर दादा देसाई सरकार का बुलावा सुनकर सम्मान महसूस करता है। हाँ, और तुरंत पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद नायक भी पहुंचता है, ये बहाना बनाकर कि वो दादा को खाने पे बुलाने आया है। अब मंच तैयार है। और दत्ताजी राव यहाँ एक जज की भूमिका निभाते हैं। वो कोई लाग लपेट नहीं करते, सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाँ, वो दादा से पूछते हैं, क्यों रे, तूने इसे स्कूल जाने से क्यों रोक लिया? अब दादा के पास कोई ठोस वजह तो है नहीं। तो वो बहाने बनाता है। कहता है कि लड़के को गलत आदतें पड़ गई थीं, सिनेमा देखता है, जुआ खेलता है, खेती में ध्यान नहीं देता। ये एक क्लासिक दांव है। मतलब जब आप किसी के भविष्य की बात का जवाब नहीं दे पाते तो आप उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं। सही बात है। लेकिन लड़का यहाँ पर चुप नहीं रहता। वो बड़ी होशियारी से जवाब देता है। हाँ, वो मानता है कि हाँ, एक बार मेले में पैसे लगाए थे और एक बार सिनेमा गया था। लेकिन साथ ही ये भी बता देता है कि ये पैसे उसने गोबर बीन कर
कंडे बनाकर और बेचकर कमाए थे। क्योंकि दादा तो उसे पैसा भी नहीं देते थे। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। बिल्कुल। उसने अपने पिता के आरोप को ही उनके खिलाफ एक हथियार बना दिया। उसने ये साबित कर दिया कि वो जिम्मेदार है, जबकि उसके पिता अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। दत्ताजी राव भी दादा की चाल समझ जाते हैं और उसे बुरी तरह डांटते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि तू खुद गांव भर में घूमता है और अपनी मस्ती के लिए लड़के का भविष्य खराब कर रहा है। और फिर वो एक ऐसी बात कहते हैं जो नायक के लिए एक जीवन रेखा बन जाती है। कौन सी बात? अगर तू इसे नहीं पढ़ाएगा तो मैं पढ़ाऊंगा। सुबह शाम मेरे यहाँ काम करना और पाठशाला जाना। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक क्षण है। अब तक लड़का अकेला लड़ रहा था। अब गांव की सबसे बड़ी सत्ता उसके पक्ष में खड़ी हो गई थी। दादा के पास अब झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदल गया था। बिल्कुल। लेकिन दादा जैसे किरदार आसानी से हार नहीं मानते। सही बात है। उसे बाहरी दबाव में झुकना तो पड़ा, पर उसने इस हार को भी एक जीत में बदलने की कोशिश की। उसने हाँ तो कहा, लेकिन ऐसी शर्तों के साथ जो पढ़ाई को भी एक सजा बना दे। हाँ, और वो शर्तें देखिए। सुबह दिन निकलते ही खेत पर पहुंचना, 11 बजे तक पानी लगाना, फिर वहां से सीधे स्कूल, और स्कूल से छुट्टी होते ही बस्ता घर रखकर सीधे खेत पर आना और घंटा भर जानवरों को चराना। और सबसे बड़ी शर्त, अगर खेत में काम ज्यादा हुआ तो स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ेगी। मतलब स्कूल जाना कोई इनाम नहीं, एक रियायत थी। हाँ, एक रियायत जिसे कभी भी वापस लिया जा सकता था। ये तो एक तरह की तलवार थी जो हमेशा उसके सर पर लटकती रहेगी, किसी का भी हौसला टूट जाए। आप सोच सकते हैं कि इतनी शर्तों के बाद कौन खुश होगा, लेकिन नायक का मन आनंद से भर गया था। क्यों? क्योंकि उसके लिए स्कूल में मास्टर की मार खाना दिन भर कोलू के बैल की तरह जुतने से कहीं बेहतर था। अच्छा, वो किसी भी कीमत पर उस शक्की से बाहर निकलना चाहता था, भले ही कुछ घंटों के लिए ही से। ये उसकी तड़प की गहराई दिखाता है। तो एक लड़ाई तो जीत ली गई। हाँ, पर असली जूझ तो अब पाठशाला में शुरू होनी थी। उसका लौटना आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो 5वीं कक्षा में दोबारा बैठ रहा था, जहां उसके साथ के लड़के 7वीं में पहुंच चुके थे। अपनी उम्र से छोटे लड़कों के साथ बैठना, ये अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक बोझ है। और ये सिर्फ उम्र का फासला नहीं था, ये एक सामाजिक फासला भी था। उसकी वेशभूषा, वो मटमैली धोती और गमछा उसे बाकी बच्चों से अलग करती थी। और पहले ही दिन कक्षा का एक शरारती लड़का चव्वाण उसका गमछा खींचकर मास्टर की मेज पर रख देता है और उसका मजाक उड़ाता है। ये बहुत ही अपमानजनक था। उसका गमछा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं था, वो उसकी पहचान का हिस्सा था, उसके ग्रामीण अस्तित्व का हिस्सा था। हाँ, और उस पर हमला हुआ। उसका दिल दहल गया। एक पल के लिए उसे लगा कि इससे अच्छा तो अपना खेत था। वहां कम से कम कोई इस तरह बेइज्जत तो नहीं करता था। ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब आप एक मुश्किल जगह से निकलकर दूसरी जगह जाते हैं और वहां भी आपको स्वीकार कर दिया जाता है, तो पुरानी मुश्किल जगह ही बेहतर लगने लगती है। इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम भी कह सकते हैं, जहां आपको लगता है कि आप उस नए माहौल के लायक नहीं हैं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने माँ से कहकर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मंगवाई, ताकि वो बाकी बच्चों जैसा देख सके। और फिर उसने अपनी ऊर्जा सही जगह लगाई। उसने देखा कि कक्षा में वसंत पाटिल नाम का एक दुबला पतला लड़का है जो बहुत होशियार है, और मास्टर ने उसे क्लास मॉनिटर बनाया हुआ है। हाँ, तो नायक ने उसे अपना आदर्श बना लिया और पूरी तरह पढ़ाई में जुट गया। ये एक बहुत जरूरी कदम था। उसने नकारात्मकता पर ध्यान देने के बजाय एक सकारात्मक लक्ष्य खोज लिया। और यहीं से उसकी अकादमिक जूझ शुरू होती है। और इस सफर में उसे 2 बहुत महत्वपूर्ण गुरु मिलते हैं। पहले थे गणित पढ़ाने वाले मंत्री मास्टर। हाँ, वो सख्त थे, छड़ी से पिटाई भी करते थे, लेकिन होशियार बच्चों को शाबाशी भी देते थे। हाँ, उनकी वजह से नायक का गणित, जो पहले से ही अच्छा था, और सुधरने लगा। उसे एक विषय में आत्मविश्वास मिला। बिल्कुल। लेकिन असली बदलाव तब आया जब मराठी पढ़ाने वाले मास्टर नावा सौंदर्यगेकर कक्षा में आए। स्रोत बताते हैं कि वो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, वो कविता को जीते थे। सुरीला गला, छंद की समझ, अभिनय, वो कविता के भाव को छात्रों के अंदर उतार देते थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है। अब तक कविता नायक के लिए एक किताबी और दूर की चीज थी, जिसे बड़े बड़े कवि लिखते हैं। हाँ, लेकिन सौंदर्यगेकर मास्टर खुद भी कविता लिखते थे। वो अपनी लिखी कविताएं भी सुनाते थे, दूसरे कवियों के संस्मरण सुनाते थे। इस चीज ने कविता को मतलब मानवीय बना दिया। बिल्कुल।
नायक को पहली बार ये एहसास हुआ कि कवि कोई आसमान से उतरे हुए लोग नहीं होते, वे भी अपने जैसे ही हाड़ मास के इंसान होते हैं। और अगर मास्टर कविता लिख सकते हैं तो शायद मैं भी लिख सकता हूँ। हाँ, ये विश्वास पैदा होना ही सबसे बड़ी क्रांति थी। कला अब अप्राप्य नहीं रही, वो संभव लगने लगी। और इस प्रेरणा का असर देखिए, जो अकेलापन उसे खेत में काम करते हुए, भैंस चराते हुए काटता था, अब वही अकेलापन उसे अच्छा लगने लगा। क्योंकि अब वो उस अकेलेपन में कविताओं को ऊंची आवाज में गा सकता था, अभिनय कर सकता था। ये एक अद्भुत रूपांतरण है। जिस माहौल से वो भागना चाहता था, वही माहौल अब उसकी रचनात्मकता का कैनवास बन गया। वो खेत की मेड़ पर फसलों को देखते हुए जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। उसके पास कागज पेंसिल नहीं होती थी, तो वो लकड़ी के टुकड़े से भैंस की काली पीठ पर लिखता था, या पत्थर की शिला पर कंकड़ से। सोचकर भी कितना सुंदर दृश्य लगता है। भैंस की पीठ उसकी स्लेट बन गई। ये दिखाता है कि रचनात्मकता को महंगे साधनों की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ एक माध्यम चाहिए, एक अभिव्यक्ति का रास्ता चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। और जब वो अपनी एक कच्ची पक्की कविता है मास्टर सौंदर्य गिबर को दिखाता तो वो उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, वो उसे शाबाशी देते, उसकी पीठ थपथपाते और फिर उसे कविता का शास्त्र सिखाते। और ये सिर्फ तकनीकी ज्ञान नहीं था। छंद और अलंकार सीखना मतलब अपने बिखरे हुए विचारों को एक ढांचा देना, एक आकार देना। हाँ, ये वैसा ही है जैसे किसी को मिट्टी तो दे दी जाए, लेकिन कुम्हार उसे चाक पर घड़ा बनाना भी सिखाए। मास्टर उसे अपने भावों का कुम्हार बना रहे थे। बिल्कुल सही कहा। वो उसे भाषा की लय, शब्दों की शक्ति, ये सब सिखा रहे थे। इस प्रक्रिया में नायक को पता भी नहीं चला और उसकी मराठी भाषा पर पकड़ मजबूत होती चली गई। उसे शब्दों से प्यार हो गया, जैसा कि स्रोत में लिखा है, उसे शब्दों का नशा चढ़ने लगा। और ये नशा ऐसा था जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। अब उसे अकेलापन नहीं खलता था, क्योंकि उसके अंदर शब्दों का एक संसार बस गया था। हाँ, ऐसा महसूस होता था जैसे मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। पढ़ाई ने उसे सिर्फ साक्षर नहीं बनाया या नौकरी के लायक नहीं बनाया, पढ़ाई ने उसे एक कलाकार में बदल दिया। उसने उसे खुद को अभिव्यक्त करने का एक तरीका दिया, एक आवाज दी। तो अगर हम शुरुआत के सवाल पर वापस लौटें, तो ये जूझ सिर्फ पाठशाला जाने का संघर्ष नहीं था। नहीं, ये अपनी पहचान को खोजने, सामाजिक और पारिवारिक दबावों से लड़ने और फिर अपने अंदर छिपी रचनात्मकता को बाहर लाने का एक बहुस्तरीय संघर्ष था। बिल्कुल, पढ़ाई ने उसे खेती के चक्र से निकलने का रास्ता तो दिखाया ही, लेकिन उससे भी बढ़कर उसे आत्म अभिव्यक्ति का एक जरिया दिया जो शायद उसे कहीं और नहीं मिलता। उसने अपनी आवाज पाई। और अंत में ये विचार करने लायक है कि जिस खेती के काम और अकेलेपन से वो भागना चाहता था, उसी खेत और उसी अकेलेपन ने उसे कवि बनने के लिए सबसे उर्वर जमीन दी। ये इस कहानी का सबसे खूबसूरत विरोधाभास है। हाँ, ये दिखाता है कि कभी-कभी जहां हम अपना सबसे बड़ा संघर्ष देखते हैं, जहां हमें अपनी बेड़ियां नजर आती हैं, असल में वही हमारी सबसे बड़ी ताकत और हमारी उड़ान के पंख छिपे होते हैं। जरूरत बस सही नजरिए और एक सही गुरु की होती है जो हमें दिखा सके। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।